स्वागत। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें मतलब हर तरफ हैं। हाँ, बिल्कुल। स्मार्टफोन की वो लगाता है पिंग, सोशल मीडिया का स्क्रॉल, ईमेल जो कभी खत्म ही नहीं होते। सही कहा। ऐसे माहौल में ना किसी एक काम पर मतलब गहराई से ध्यान लगाना वो लगभग एक खोई हुई कला जैसा लगता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हमारा फोकस ना वो बढ़ता रहता है, टूटता रहता है। हम एक चीज से दूसरी पर कूदते रहते हैं। और अजीब बात यह है कि हम व्यस्त तो पहले से कहीं ज्यादा महसूस करते हैं। हाँ, व्यस्त बहुत। लेकिन दिन के आखिर में देखें तो लगता है कह रहे हासिल क्या हुआ? बहुत कम। और देखिए, इसी प्रॉब्लम को कैल न्यूपोर्ट की जो किताब है डीप वर्क, गहन कार्य, वो एड्रेस करती है। आज हम इसी किताब के जो मेन आइडियाज हैं उनकी गहराई में उतरेंगे। और न्यूपोर्ट का तर्क बड़ा सीधा है। वो कहते हैं कि ये जो भटकाव वाली अर्थव्यवस्था है ना, इसमें अगर आप गहरे फोकस के साथ काम कर सकते हैं तो ये एक क्षमता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, एक सुपर पावर की तरह। सुपर पावर। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये डीप वर्क, फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड के जो मुख्य सिद्धांत हैं उन पर आधारित है। जी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो गहन कार्य है जिसे न्यूपोर्ट इतना जरूरी बताते हैं, वो आखिर है क्या, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ी बात, इसे हम अपनी जिंदगी में लाएं कैसे, इसे विकसित कैसे करें। तो मिशन साफ है, ये समझना कि कैसे गहरे फोकस के जरिए हम सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव ही नहीं बल्कि ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा मूल्यवान काम कर सकते हैं। अपनी उस भागदौड़ वाली व्यस्तता को असल उपलब्धि में कैसे बदलें। और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जो न्यूपोर्ट उठाते हैं। क्या ये सच में मुमकिन है कि कोई इंसान मान लीजिए सिर्फ 3 या 4 घंटे एकदम फोकस से काम करके उतना वैल्यू क्रिएट कर सके, जितना ज्यादातर लोग पूरे 8-9 घंटे के बिजी दिन में करते हैं? हाँ बिल्कुल। उनका दावा है कि हाँ, ये संभव है। और यही दावा इसे इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। तो चलिए फिर इस आइडिया को खोलते हैं, परत दर परत शुरू करते हैं कि ये डीप वर्क का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। कैल न्यूपोर्ट, आपने बताया, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। जी। उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा कि उनके आसपास के लोग, खासकर जो नॉलेज इकोनॉमी में काम करते हैं, वो लगातार व्यस्त दिखते थे। मतलब मीटिंग्स चल रही हैं, ईमेल आ जा रहे हैं, चैट मैसेज, हर वक्त कुछ ना कुछ। लेकिन जब उनके काम के आउटपुट को, उसकी क्वालिटी को देखा जाता तो वो उस व्यस्तता के हिसाब से उतना असरदार नहीं लगता था। लोग थके हुए थे, पर क्या वे वाकई कुछ अहम बना रहे थे, कुछ नया रच रहे थे? तो न्यूपोर्ट ने इस तरह के काम को एक नाम दिया, उथला काम, शैलो वर्क। शैलो वर्क। हाँ, ये वो काम हैं जो हमें बिजी तो रखते हैं, पर उनमें ज्यादा दिमागी मेहनत या स्किल नहीं लगती। जैसे क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके? जैसे बार बार ईमेल इनबॉक्स चेक करना, है ना, सोशल मीडिया पर स्टेटस अपडेट करना, मीटिंग्स के लॉजिस्टिक्स तय करना, या फिर ऐसी मीटिंग्स में बैठे रहना जहां आपका होना या ना होना कोई खास फर्क नहीं डालता। हाँ, वो मीटिंग्स जो शायद एक ईमेल से भी हो सकती थी। बिल्कुल वही। ये उथले काम अक्सर ना आप भटकाव के बीच भी कर सकते हैं। मतलब आप ईमेल का जवाब देते हुए आधा ध्यान कहीं और भी रख सकते हैं। ठीक है। समस्या ये है कि ये काम हमारे दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाते हैं और हमें एक झूठा एहसास देते हैं कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं। हम काम तो कर रहे हैं, पर क्या वो काम हमें वाकई आगे बढ़ा रहा है? इसके बिल्कुल विपरीत है फिर गहन कार्य या डीप वर्क। न्यूपोर्ट इसे कैसे डिफाइन करते हैं? वो इसे कहते हैं ऐसी प्रोफेशनल गतिविधियां जो बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता की हालत में की जाएं, और जो आपकी कॉग्निटिव क्षमताएं हैं, मतलब सोचने समझने की जो शक्ति है, उसको उसकी लिमिट तक इस्तेमाल करें। अच्छा, मतलब जो दिमागी तौर पे चैलेंजिंग हो। हाँ बिल्कुल। इस तरह का काम नया मूल्य बनाता है, आपकी स्किल्स को बेहतर करता है, और इसे कॉपी करना, इसकी नकल करना मुश्किल होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे क्या काम हो सकते हैं? सोचिए, कोई मुश्किल कोड लिखना, कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम बनाना, कोई बहुत जरूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी तैयार करना, किसी रिसर्च पेपर का सबसे मुश्किल हिस्सा लिखना, या कोई नई मार्केटिंग कैंपेन का पूरा कॉन्सेप्ट डिजाइन करना, या शायद कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर कोई कठिन पीस प्रैक्टिस करना। हाँ वो भी। इन सब कामों में गहरे अटूट फोकस की जरूरत होती है, और यहीं पर हाँ, न्यूपोर्ट का जो मुख्य तर्क है वो सामने आता है कि भविष्य उनका है जो गहरा काम कर सकते हैं। ऐसा क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, न्यूपोर्ट का जो मूल संदेश है ना, जो इस किताब को इतना जरूरी बनाता है, वो ये है, हमारी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में 2 ट्रेंड्स एक साथ चल रहे हैं। पहला ये कि ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग की वजह से
उथला काम यानी वो काम जो आसानी से दोहराया जा सके, जिसमें गहरी सोच न लगे, उसका मूल्य लगातार कम हो रहा है। उसे या तो मशीनें कर सकती हैं या फिर कहीं और सस्ते में करवाया जा सकता है। ठीक है, ये तो समझ आता है। और दूसरा ट्रेंड ये है कि मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, तेजी से नई चीजें सीखने की क्षमता और बहुत हाई क्वालिटी वाला काम प्रोड्यूस करने की क्षमता, यानी कि गहन कार्य करने की क्षमता, इसका मूल्य तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। लेकिन साथ ही एक और चीज हो रही है। ये जो डिजिटल भटकाव है हमारे चारों तरफ, इनके कारण यही क्षमता यानी गहरा काम करने की क्षमता वो दुर्लभ भी होती जा रही है। लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरफ तो इसकी जरूरत बढ़ रही है और दूसरी तरफ ये स्किल कम होती जा रही है। बिल्कुल, मांग बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है। तो ये तो फोकस के पक्ष में एक तरह का इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट हो गया। मतलब जो लोग इस रेयर और वैल्यूएबल स्किल को मास्टर कर लेंगे वो अपनी फील्ड में आगे निकल जाएंगे। सही कहा। और बाकियों को शायद पीछे रह जाने का खतरा है, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे होंगे जिसे रिप्लेस करना आसान है। तो ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात नहीं है, ये तो फ्यूचर में रेलेवेंट बने रहने की बात है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने जीवन में, अपने काम में इस गहन कार्य को प्राथमिकता दें कैसे, और ये उथले उथले काम का जाल है इससे बचें कैसे। हाँ, ये जानना एक बात है और करना बिल्कुल दूसरी। हम सब जानते हैं फोकस जरूरी है पर कर नहीं पाते। तो न्यूपोर्ट सिर्फ प्रॉब्लम बताकर तो नहीं छोड़ते होंगे, कोई समाधान भी देते हैं। हाँ बिल्कुल, वो समाधान भी देते हैं। उन्होंने गहन कार्य में महारत हासिल करने के लिए 4 बहुत प्रैक्टिकल नियम बताए हैं। 4 नियम, ठीक है। चलिए इन पर एक एक करके बात करते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम है गहराई से काम करें, वर्क डीपली। अब ये सुनने में शायद बहुत सीधा लगे, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हाँ मैं फोकस करने की कोशिश करूंगा। तो फिर क्या है? मतलब सिर्फ इच्छा शक्ति, विल पावर, उस पर निर्भर रहना काफी नहीं है। हम सब सोचते हैं कल से पक्का फोकस करूंगा, पर फिर वो कल आता नहीं। सही कहा, बिल्कुल। न्यूपोर्ट कहते हैं कि विल पावर जो है ना, वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए आप सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं रह सकते। तो फिर क्या करें? आपको ऐसे सिस्टम्स और ऐसी रीतियां, मतलब रिचुअल्स बनाने होंगे जो आपको गहरे काम में जाने और उसमें बने रहने में मदद करें। आपको अपने माहौल को, अपनी आदतों को इस तरह से ढालना होगा कि फोकस करना आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाए, ना कि रोज का एक संघर्ष। सिस्टम और रीतियां, अच्छा, इसकी कुछ उदाहरण दे सकते हैं? कैसे सिस्टम्स? जैसे सबसे पहले तो अपना वर्क स्पेस, जहां आप काम करते हो, उसे भटकाव मुक्त बनाएं, डिस्ट्रैक्शन फ्री। हो सकता है कोई अलग कमरा हो या ऑफिस का कोई शांत कोना, या शायद नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स इस्तेमाल करें। माहौल तैयार करना। हाँ, फिर अपने कैलेंडर में गहरे काम के लिए फिक्स्ड टाइम स्लॉट ब्लॉक करें। इसे टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। मतलब आप पहले से तय कर लें कि मान लीजिए रोज सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आप सिर्फ अपने सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, और इस दौरान कोई ईमेल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई फ़ोन कॉल नहीं। ये समय बिल्कुल पवित्र है। ये तो बहुत अनुशासन वाली बात हो गई। और रीतियों का क्या मतलब है? रिचुअल्स। रीतियां यानी छोटी छोटी आदतें जो आपके दिमाग को सिग्नल देती हैं कि अब गहरे काम का समय शुरू हो गया है। अच्छा, जैसे कोई ट्रिगर? हाँ, ट्रिगर की तरह। जैसे काम शुरू करने से पहले अपनी डेस्क साफ करना, या एक खास तरह की चाय या कॉफी पीना, दरवाजा बंद करना, या शायद एक ही तरह का कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाना जो आपको फोकस करने में मदद करता हो। ये छोटी छोटी काम आपके दिमाग को तेजी से उस फोकस वाले मोड में लाने में मदद करते हैं। और समय के साथ ये आदतें इतनी पक्की हो जाती हैं कि इन्हें करते ही आपका मन गहरे काम के लिए तैयार हो जाता है। ये समझ आता है। मतलब फोकस को एक आदत बनाना है, सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं समझना। ठीक है, अब आते हैं नियम नंबर 2 पर। यह मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगता है और शायद सबसे अनोखा भी। बोरियत को गले लगाएं। एम्ब्रेस बोर्डम। बोरियत से तो हम सब भागते हैं। और न्यूपोर्ट कहते हैं कि यही प्रॉब्लम है। हमारी ये जो लगातार कुछ ना कुछ उत्तेजना, स्टिम्युलेशन ढूंढने की आदत है, जैसे ही 2 मिनट खाली मिले फौरन फोन चेक कर लिया, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लिया, ये हमारे दिमाग की फोकस करने की जो क्षमता है उसे खत्म कर रही है। कैसे? हम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं कि वो बोरियत बर्दाश्त ही ना कर पाए। और अगर दिमाग बोरियत नहीं झेल सकता तो वो लंबे समय तक किसी मुश्किल काम पर फोकस भी नहीं कर सकता। क्योंकि गहरे काम में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब आप अटके हुए महसूस करते हैं या आपको तुरंत कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। उस वक्त टिके रहने के लिए बोरियत सहने की क्षमता चाहिए। तो इसका उपाय क्या है?
क्या मैं जानबूझकर बोर होना सीखना चाहिए? एक तरह से हाँ। न्यूपोर्ट एक बहुत ही पावरफुल आइडिया देते हैं। वो कहते हैं भटकाव से ब्रेक ना लें, फोकस से ब्रेक लें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जब आप गहरा काम कर रहे हो तो बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना ठीक है, लेकिन उन ब्रेक्स में फौरन किसी आसान डिस्ट्रैक्शन जैसे सोशल मीडिया या न्यूज़ ऐप की तरफ मत भागिए। तो क्या करें ब्रेक में? उन ब्रेक्स का इस्तेमाल थोड़ा आराम करने, सोचने या बस शांत रहने में करें। आंखें बंद करके बैठ जाएं या खिड़की से बाहर देखें, मतलब अपने दिमाग को लगातार इनपुट से ना भरें। और जब हम काम नहीं कर रहे हों तब भी, खाली समय में? तब भी कोशिश करें कि हर खाली पल को भरने की जरूरत महसूस ना करें। जैसे अगर आप कहीं लाइन में खड़े हैं तो फोन निकालने के बजाय आसपास देखें या कुछ सोचें। कभी बिना संगीत या पॉडकास्ट के टहलने जाएं। कुछ देर बस बिना कुछ किए बैठें। इससे क्या होगा? इससे आपका दिमाग ट्रेंड होता है कि उसे हर पल बाहरी स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं है, वो शांत रहना सीखता है। इससे आपकी एकाग्रता की जो मांसपेशी है वो मजबूत होती है। जैसे वजन उठाकर हम शरीर को मजबूत बनाते हैं, वैसे ही थोड़ी बोरियत सहकर हम दिमाग की फोकस करने की क्षमता को मजबूत करते हैं। ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। हम बोरियत को दुश्मन समझते हैं और न्यूपोर्ट उसे फोकस बढ़ाने का एक जरूरी टूल, एक अभ्यास बता रहे हैं। कमाल है। ठीक है, अब आते हैं नियम नंबर 3 पर। सोशल मीडिया छोड़ें। क्विट सोशल मीडिया। ये तो आजकल के ज़माने में बहुत से लोगों के लिए लगभग नामुमकिन सा लगेगा। क्या उनका मतलब है सब कुछ डिलीट कर दो, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब बंद? जरूरी नहीं कि बिल्कुल छोड़ दें। हालांकि न्यूपोर्ट खुद सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनका जो मुख्य तर्क है वो ये है कि हमें सोशल मीडिया और बाकी जो डिजिटल टूल्स हैं उनके इस्तेमाल को लेकर बहुत ज़्यादा इंटेंशनल, मतलब इरादतन होने की ज़रूरत है। इरादतन मतलब हमें हर उस टूल का मूल्यांकन करना चाहिए जो हम इस्तेमाल करते हैं और खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या इस टूल से मुझे जो फ़ायदा मिल रहा है वो मेरे सबसे ज़रूरी लक्ष्यों के लिए इतना ज़्यादा है कि वो मेरे समय और ध्यान की उस बड़ी कीमत को सही ठहराता है जो मैं इसके लिए चुका रहा हूँ। अच्छा, तो ये ऑल और नथिंग वाली बात नहीं है, बल्कि एक तरह का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। हमें पूछना है कि क्या, मान लीजिए, फेसबुक पर आधा घंटा स्क्रॉल करने से जो थोड़ा बहुत कनेक्शन मिला, क्या वो उस आधे घंटे के फोकस के नुकसान से ज़्यादा कीमती है? वो आधा घंटा शायद किसी गहरे काम में लग सकता था। बिल्कुल। न्यूपोर्ट उस अप्रोच की आलोचना करते हैं जिसे वो एनी बेनिफिट अप्रोच कहते हैं। यानी हम किसी टूल को सिर्फ इसलिए अपना लेते हैं क्योंकि उससे कोई भी छोटा मोटा फायदा मिल सकता है। हाँ, ये सोच कर कि चलो कुछ तो फायदा है। हाँ, इसके बजाय वो कहते हैं कि हमें सिर्फ उन्हीं टूल्स को अपनाना चाहिए जिनका फायदा पर्याप्त रूप से बड़ा हो और वो सीधे तौर पर हमारे मुख्य पर्सनल या प्रोफेशनल लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हों। बाकी सब जो सिर्फ हमारा समय और ध्यान खींचते हैं, उन्हें या तो हटा दें या फिर उनका इस्तेमाल बहुत बहुत सीमित कर दें। याद रखिए, ये प्लेटफॉर्म्स मुफ्त नहीं है। आप अपनी एकाग्रता से इनकी कीमत चुका रहे हैं। ये एक कड़ा लेकिन ज़रूरी सवाल है जो शायद हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं चौथे और आखिरी नियम पर। उथले कामों को कम करें। ड्रेन द शैलोस। इसका क्या मतलब है? क्या हमें ईमेल का जवाब देना बंद कर देना चाहिए या मीटिंग्स में जाना बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उथला काम, जैसा हमने कहा, वो हमारी प्रोफेशनल जिंदगी का हिस्सा है और शायद रहेगा भी। न्यूपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि इसे पूरी तरह खत्म कर दें, हो भी नहीं सकता। तो फिर मतलब ये है कि इसे सीमित करें, कंट्रोल करें, इसे अपने पूरे दिन पर हावी ना होने दें। हमें एक्टिवली, जानबूझकर इसे कम करना होगा ताकि हमारे पास गहरे काम के लिए ज़्यादा समय और ज़्यादा मेंटल एनर्जी बच सके। ठीक है, तो इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए? न्यूपोर्ट इसके लिए क्या तरीके सुझाते हैं? एक बहुत बड़ा तरीका जो वो सुझाते हैं वो है अपने दिन के हर मिनट का शेड्यूल बनाना। हाँ, हर मिनट का, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक। हर मिनट का? ये तो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नहीं लगता? और क्या इससे स्पॉन्टेनिटी, मतलब वो जो अचानक कुछ करने का मन होता है, या क्रिएटिविटी, वो खत्म नहीं हो जाएगी? हाँ, ये एक आम रिएक्शन है। लगता तो है कि ये बहुत रिजिड है, लेकिन न्यूपोर्ट का तर्क है कि अगर आप अपने समय का हिसाब नहीं रखेंगे तो वो अपने आप ही उथले कामों और भटकावों से भर जाएगा। अच्छा। शेड्यूल बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप हर पल किसी मशीन की तरह काम करते रहें। इसका मतलब है कि आप इरादे से तय करें कि आपका समय कहाँ जाएगा। आप अपने शेड्यूल में गहरे काम के बड़े बड़े ब्लॉक डाल सकते हैं, मीटिंग्स डाल सकते हैं,
ईमेल चेक करने का समय डाल सकते हैं, लंच, एक्सरसाइज, यहाँ तक कि खाली समय या सिर्फ सोचने का समय भी शेड्यूल कर सकते हैं। मतलब मकसद ये है कि कंट्रोल आपके हाथ में हो, ना कि आपके इनबॉक्स या सोशल मीडिया फीड के। बिल्कुल, आप तय करें कि आपका समय कहाँ लगेगा। और क्या तरीके हैं उथले काम को कम करने के? एक है बैचिंग। बैचिंग। हाँ, बैचिंग यानी एक जैसे उथले कामों को इकट्ठा करके एक साथ निपटाना। जैसे दिन भर हर 10 मिनट में ईमेल चेक करने की बजाय दिन में सिर्फ 2 या 3 बार फिक्स टाइम पर, मान लीजिए आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर में, सारे ईमेल देखें और जवाब दें। अच्छा, इससे बार बार फोकस नहीं टूटेगा? सही कहा, बार बार वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगी। और सीमाएं तय करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीमाएं जैसे एक पक्का नियम बनाएं कि आप अपना काम एक निश्चित समय पर खत्म कर देंगे। मान लीजिए शाम 6 बजे के बाद कोई काम से जुड़ा ईमेल या मैसेज नहीं देखेंगे। इससे ना सिर्फ आपको आराम करने और रिचार्ज होने का समय मिलता है, बल्कि ये आपको दिन के दौरान ज्यादा एफिशिएंट होने के लिए भी मजबूर करता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास काम खत्म करने के लिए लिमिटेड टाइम है। और शायद ना कहना सीखना भी इसी में आता है। बहुत जरूरी। उन मीटिंग्स को, उन रिक्वेस्ट्स को, उन प्रोजेक्ट्स को ना कहना सीखना जो आपके गहरे काम के जो मुख्य लक्ष्य हैं उनके लिए जरूरी नहीं है या उनमें कोई खास वैल्यू ऐड नहीं करते। अपने फोकस वाले घंटों की रक्षा करनी होगी। तो ये है वो 4 नियम। गहराई से काम करने के लिए सिस्टम बनाना, बोरियत को सहना सीखना, डिजिटल टूल्स का सोच समझकर इस्तेमाल करना और उथले कामों को सीमित करना। अगर हम इन्हें अपनाएं तो धीरे धीरे हम अपनी डीप वर्क करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक रात में होने वाला जादू नहीं है। ये एक स्किल है जिसे अभ्यास से, प्रैक्टिस से धीरे धीरे बेहतर बनाया जाता है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, कभी फोकस लगेगा, कभी नहीं लगेगा, लेकिन लगातार कोशिश करते रहना जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो डीप वर्क से कुछ जो मुख्य बातें हैं, की टेकअवेज, वो क्या निकलती हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख ये है कि फोकस मतलब एकाग्रता वो अब सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं रह गई है। ये डिजिटल युग में एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। बिल्कुल। दूसरी बात, मल्टीटास्किंग एक मिथक है, एक भ्रम है। ये हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारे काम की क्वालिटी दोनों को कम करता है। हमारा दिमाग एक बार में एक ही चीज पर गहराई से फोकस करने के लिए बना है। जब हम बार बार स्विच करते हैं तो एक चीज का असर, जिसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं, वो दूसरी चीज पर पड़ता है। हाँ, वो पिछले काम के विचार अगले काम में घुसाते हैं। बिल्कुल। और तीसरी बात कि सच्ची सफलता और संतुष्टि सिर्फ व्यस्त दिखने से नहीं आती। वो आती है हाई क्वालिटी वैल्यूएबल काम करने से, और ऐसा काम लगभग हमेशा गहरे फोकस्ड एफर्ट का ही नतीजा होता है। और शायद सबसे प्रैक्टिकल सीख ये है कि हमें अपने दिमाग को भटकाव का विरोध करने के लिए एक्टिवली ट्रेन करना होगा। ये अपने आप नहीं होगा। जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमें मेंटल फोकस के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। चाहे वो बोरियत सहना हो या डिस्ट्रैक्शंस दूर रखना हो या अपने टाइम को मैनेज करना हो। जी, ये सब उसी ट्रेनिंग का हिस्सा है। क्या इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है जो दिखाता हो कि ये सिद्धांत सिर्फ किताबी नहीं है बल्कि सच में काम करते हैं? आपने बिल गेट्स का जिक्र किया था। हाँ, बिल गेट्स का जो थिंक वीक्स का उदाहरण है वो बहुत मशहूर है। साल में 2 बार वो हफ्तों के लिए खुद को सबसे बिल्कुल अलग कर लेते थे। एक एकांत कैबिन में चले जाते थे। अकेले? हाँ, अकेले, जहां वो सिर्फ पढ़ते थे, सोचते थे और माइक्रोसॉफ्ट और दुनिया की जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते थे। कोई मीटिंग नहीं, कोई रोजमर्रा की भागदौड़ नहीं, सिर्फ गहरा, बिना किसी बाधा के चिंतन। आज के दौर में ऐसा करना तो कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन ये दिखाता है कि वो डीप थिंकिंग को कितना ज्यादा महत्व देते थे। शायद उन्हीं हफ्तों में माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सबसे बड़े आइडियाज या स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स की नींव रखी गई होगी। निश्चित रूप से ये गहन कार्य का एक एक्सट्रीम उदाहरण है, पर सिद्धांत तो वही है। ये हम सब पर लागू होता है। चाहे कोई लेखक हो जो बिना भटके अपना नॉवल लिख रहा है, या कोई स्टूडेंट जो एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, या कोई मैनेजर जो अपनी टीम के लिए अगली तिमाही की योजना बना रहा है। हाँ, उन सबको गहरे काम के लिए समय निकालने से ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। असाधारण परिणाम, सही कहा। तो ये चर्चा वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा अपना दिन कितना उथले काम में बीत रहा है और कितना गहरे काम में। क्या हम सिर्फ व्यस्तता के उस पहिए में घूम रहे हैं या वाकई कुछ मीनिंगफुल बना रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं या कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। अगर हम ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, अपने फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने काम से ज्यादा सेटिस्फैक्शन पाना चाहते हैं,
तो हमें अपने फोकस की रक्षा करना सीखना ही होगा। ये आसान नहीं होगा, पर जैसा न्यूपोर्ट कहते हैं, ये तेजी से हमारी सबसे कीमती प्रोफेशनल स्किल बनती जा रही है। तो याद रखने वाली बात यह है कि फोकस नया IQ हो सकता है। ये वो स्किल है जो भीड़ से अलग करेगी। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन 4 नियमों को सुनने के बाद शायद ये सोचने लायक है कि इनमें से सिर्फ एक नियम को, सिर्फ एक को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए सबसे छोटा पहला कदम क्या हो सकता है। छोटा सा पहला कदम। हाँ, बिल्कुल छोटा। कौन सा एक बदलाव है जिसे आज या कल से ही शुरू किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों ना लगे? शायद कल सुबह काम शुरू करने से पहले 30 मिनट के लिए अपना फोन दूसरे कमरे में रखना। या शायद हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा, बस 1 घंटा गहरे काम के लिए कैलेंडर में ब्लॉक करना। बिल्कुल। शुरुआत छोटी हो सकती है, पर दिशा सही होनी चाहिए। वो पहला कदम उठाना महत्वपूर्ण है।